तो आज से हम अपना सेकेंड ईयर की बायोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये वैसे तो 5 चैप्टर्स की है पीएमडीसी के सिलेबस में, जिसमें से जो एक आज हम चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज़ द एवोल्यूशन। एंड ये बहुत छोटा चैप्टर है और कोशिश यही होगी कि अब आइंदा जितनी भी लेक्चर्स हों हमारे, चाहे बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, हर एक लेक्चर में एक चैप्टर ज़रूर ख़त्म हो जाए, भले ही वो लंबा हो जाए, मगर क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, एमडी कैट की डेट और नम्स की डेट बहुत करीब है, तो हम यही चाह रहे हैं कि बस जल्द से जल्द अच्छी तरह विद क्लियर कॉन्सेप्ट हर टॉपिक को समझें। सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एवोल्यूशन विच इज़ द चैप्टर ऑफ द सेकेंड ईयर बायोलॉजी। वैसे हम से पढ़ चुके थे सेकेंड ईयर में, मगर हम इसको दोबारा रिव्यू करेंगे आज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पीएमडीसी सिलेबस। सो एवोल्यूशन की अगर मैं सबसे पहले बात करूँ दैट व्हाट इज़ द एवोल्यूशन। सो एवोल्यूशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट का तरीका फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सिंपल और सिंपलर ऑर्गेनिजम्स ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट प्री एग्जिस्टिंग सिंपल ऑर्गेनिजम्स से, जो कि पहले उनसे कुछ सिंपल ऑर्गेनिजम्स रह चुके थे, उनके ज़रिए किस तरह डेवलप होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स विद द रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम्स, उसे हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एवोल्यूशन। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, एक हमारे पास बैक्टीरिया होता है जिससे हम कहते हैं आर्क्यूबैक्टीरिया। तो ये एक सिंपलर ऑर्गेनिज़म था जो हमारी ह्यूमन लाइफ से पहले था, जो आपके अर्थ के सबसे फर्स्ट अगर हम कहें तो डेवलपिंग ऑर्गेनिज़म दैट इज़ द आर्क्यूबैक्टीरिया। इससे एक डेवलपिंग सिनेरियो बनता गया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते रहे, प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स बनते रहे, तो दैट इज़ द मेन थीम ऑफ द एवोल्यूशन चैप्टर। सो एवोल्यूशन के हमारे पास जो यहाँ पे सब टॉपिक्स हैं दैट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, inheritance of acquired characteristics, Darwinism, Darwin's theory of evolution, new Darwinisms, evidence of evolution। और जो learning objectives हैं, origin of life according to the concept of evolution, describe the theory of inheritance of acquired characters as proposed by Lamarck, explain the theory of natural selection as proposed by Darwin। so असल में हमारे पास दो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे that contributes to the theory of evolution। तो वो कौन थे? चार्ल्स डार्विन और लैमार्क। सो इन दोनों ने एवोल्यूशन का प्रोसेस बताया। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं हेडिंग डालता हूँ दैट इज़ द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है। सो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की डेफिनेशन ये है दैट एवोल्यूशन इज़ द चेंज इन अ पॉपुलेशंस। एवोल्यूशन इज़ द change in a population's inherited traits from generation to generation। यानी कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन एक वो टॉपिक है कि आपका जो चेंज है पॉपुलेशन के इनहेरिट की हुई ट्रेट्स के अंदर या इनहेरिट की हुई जीन्स के अंदर जो चेंजिंग आ रही है from one generation to the other generation, that is called the organic evolution। और जो ये ट्रेड्स हैं ये हमारे पास इंकोडेड एज जीन्स होती हैं, जो कि आपके वन जीन जो है आपकी एक तरीके से कॉपी होकर अदर ऑफस्प्रिंग में जाती है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये हमने पढ़ा हुआ है। और जो कुछ म्यूटेशंस होती हैं, हम पढ़े थे कि म्यूटेशन जो हमारे पास होती हैं वो चेंजेस इन द जीन्स होती हैं जो आपको प्रोड्यूस करती हैं न्यू ट्रेड्स को, जो आपकी म्यूटेशंस होती हैं न्यू ट्रेड्स को लाती हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। और रिजल्टिंग इन इनहेरिटेबल डिफरेंस, क्या कहा जब न्यू ट्रेड्स आएंगी? इनहेरिटेबल डिफरेंस, या फिर इसका एक और नाम है जेनेटिक वेरिएशंस। तो जब न्यू ट्रेड्स आपकी म्यूटेशन की मदद से आएंगी तो उसे हम कहेंगे इनहेरिटेबल डिफरेंसेस या फिर जेनेटिक वेरिएशंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब जो एवोल्यूशन है, जब ये डिफरेंसेस पैदा होते हैं, जब आपके सोसाइटी के अंदर मोर जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं,
एवोल्यूशन आपकी रेयर हो जाती है, मतलब बहुत कम हो जाती है पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। दिस बिकम मोर और रेयर मतलब कॉमन भी हो सकती है, सॉरी रेयर मैंने कहा यानी कि कम, और ज़्यादा यानी कि कॉमन भी हो सकती है, यानी कि ज़्यादा को भी लीड कर सकती है और कम को भी लीड कर सकती हैं जेनेटिक वेरिएशंस एक पॉपुलेशन के अंदर। तो ये जब होता है जब आपकी जो रैंडमली जेनेटिक ड्रिफ्ट आती है, रैंडमली जेनेटिक ड्रिफ्ट आती है। रैंडमली जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ये है कि ड्रिफ्ट का यानी कि किसी भी स्मॉल पार्ट में चेंज होना, स्मॉल पार्ट में चेंज होना उसे हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। और ये ड्रिफ्ट जब होती है जब कोई चांस मिलता है म्यूटेशन का, तो उस चांस को एक्वायर करते हुए रैंडमली जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं। और जो रिप्रोडक्टिव वैल्यूज़ होती हैं ट्रेड्स की, वो किस तरीके से चलती हैं, नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि अब जो आपका रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, रिप्रोडक्टिव वैल्यूज़ हैं, वो आपकी कैसे जाएंगी, थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है, अब इसको तो हम पढ़ेंगे, वो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स याद रखने के थे जो मैंने बताया, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हमें देना था मेन, दैट इज़ द चैप्टर ऑफ द एवोल्यूशन। अच्छा, हमारे पास जो होते हैं ना कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स का मतलब ये है कि उनका कोई फंक्शन नहीं है, बस वो एज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। सो वेस्टिजियल ऑर्गन्स का बड़ा एक रोल है, जब वो एवोल्यूशन कर रहे होते हैं तो वो अपने आप को लॉस कर देते हैं, यानी कि इसे हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्गन्स, यानी कि एवोल्यूशन के दौरान ये डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कि ये फंक्शन लेस होते हैं। अच्छा, अब जो इनकी एग्जाम्पल है वेस्टिजियल ऑर्गन्स की, दैट इज़ द अपेंडिक्स इन ह्यूमंस। अपेंडिक्स इन ह्यूमंस के अंदर जो अपेंडिक्स है वो, और उसी के साथ साथ कॉक्सेस जिसे हम कहते हैं टेल बोन, ये भी आपकी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। सो दैट इज़ द मेन की पॉइंट ऑफ दिस वेस्टिजियल ऑर्गन का। ये MCQ में आया था हमारे सेकेंड ईयर में भी, और वैसे भी हमारी बुक में मेंशन है दैट वेस्टिजियल ऑर्गन जो हमारे पास होते हैं वो ह्यूमंस के अंदर अपेंडिक्स और कॉक्सेस होते हैं। कॉक्सेस इज़ द टेल बोन, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट। सो ये हमारे अंदर वेस्टिजियल यानी कि फंक्शन लेस है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। अब ये तो हो गई वेस्टिजियल ऑर्गन्स की डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे एक थ्योरी जिसका नाम है एंडोसिम्बियॉन्ट थ्योरी। एंडोसिम्बियॉन्ट थ्योरी, तो पहले तो एंडोसिम्बियॉन्ट का मतलब मालूम होना चाहिए। एंडो मीन्स इनसाइड, ठीक है। सिम्बियॉन्ट या सिम्बियोटिक रिलेशन का मतलब टू ऑर्गेनिजम्स, दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने आप को म्यूचुअली बेनिफिट दे रहे हैं, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को थ्रू म्यूचुअल कंडक्शन के ज़रिए बेनिफिट दे रहा है। जैसे कि हमारे पास इसकी एग्जांपल है फंजाई और प्लांट की। तो फंजाई प्लांट एक दूसरे को, जैसे फंजाई प्लांट को शेल्टर देते हैं और प्लांट फंजाई को न्यूट्रिशन देते हैं। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एंडोसिम्बियोटिक या एंडोसिम्बियॉन्ट रिलेशनशिप और थ्योरी। सो यूकैरियोटिक सेल्स हमें पता है प्रोकैरियोट से आए हैं। सो दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द एवोल्यूशन, दैट यूकैरियोटिक सेल्स डेवलप फ्रॉम प्रोकैरियोट, जिनके पास न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती, उनसे निकले हैं यूकैरियोट। सो ये आपका जो पूरा मैकेनिज्म है प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बनना, ये एंडोसिम्बियॉन्ट ने थ्योरी ने बड़ा अच्छा इसको एम्फसाइज किया। अब जो ऑर्गेनिज्म है एक, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रह रहा है, उसको बेनिफिट मिल रहा है। सो इट कैन बी सेड दैट टू सेल ऑर्गेनिल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, वर वंस बैक्टीरियल सेल्स। यानी कि मैंने कहा इस थ्योरी के मुताबिक जो इसकी डेफिनेशन है वो कह रही है कि टू सेल ऑर्गेनिल्स हमारे पास हैं यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है भाई, हाँ हैं, बिल्कुल हैं। तो कौन कौन से हैं वो? I.E हमारे पास वो हैं माइटोकॉन्ड्रिया which is the power of the cell, house of the cell, and chloroplast that is the green pigment in the plant। तो ये आपके पास पहले हुआ करते थे बैक्टीरियल के सेल्स, बैक्टीरिया के सेल्स। तो यहाँ से एंडोसिम्बियॉन्ट आपकी थ्योरी निकली।
तो ये कहा जाता है कि एक लार्ज होस्ट सेल होता है, लार्ज होस्ट सेल, ठीक है, वो बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर लेता है, इंजेस्ट बैक्टीरिया, ठीक है, और उसके साथ साथ वो डेवलप कर लेते हैं एंडो सिम्बियोन रिलेशनशिप। क्या? एंडो सिम्बियोटिक या सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हो गया। एंड बिकेम डिपेंडेंट ऑन वन अदर फॉर सर्वाइवल रिजल्टिंग इन अ परमानेंट रिलेशनशिप। अब ये अपने एक दूसरे के ऊपर मोहताज हो गए एक दूसरे के। अब ये चाह रहे हैं कि भाई हमें जब मोहताजी रहना है, सर्वाइव करना है हमें इस दुनिया के अंदर, तो हम फिर परमानेंट ऐसा रिलेशन कायम करते हैं, हम ऐसे सेल के अंदर क्रिएट हो जाते हैं, दैट इज़ द यूकैरियोटिक सेल, जो हमें एक दूसरे को बेनिफिट दे। सो दीज आर द टिपिकल एग्जाम्पल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दैट डेवलप्ड फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स। अब कुछ अरसे के बाद माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट बिकम मोर स्पेशलाइज्ड हो गए और हम उसके बगैर आज की दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा हमारे पास, एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होगी, और क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो हमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं मिलेंगे। तो दैट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस थ्योरी। सो अब जिस 2 थ्योरीज़ की या 3 थ्योरीज़ के ऊपर मैं आ रहा हूँ, नंबर 1 दैट इज़ द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, अगर हमने ये थ्योरी नहीं समझी तो हमने पूरा चैप्टर नहीं समझा। तो नेचुरल सिलेक्शन को पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी ये बिलीव करती है दैट द स्ट्रॉन्ग सर्वाइव। इस सेंटेंस का मतलब अगर समझ नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वही इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर जाएगा। दिस स्टेट्स द नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन ये कहती है। सो हमारा जो बेसिक आइडिया है कि जब आपका चेंज होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जब चेंज अकर्स, जो आपके ऑर्गेनिजम्स बी फिट होंगे, बी फिटेड मतलब अच्छी तरह इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने वाले, वही आपके आगे जाके सर्वाइव करेंगे। तो ये कहा था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, ये कहा था नेचुरल सिलेक्शन ने। और ये किसने प्रपोज की थी? डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने, साइंटिस्ट ने। तो ये बात कही उसने, और जो आपस में नहीं सूट कर रहे दूसरे को वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसने, चार्ल्स डार्विन ने क्या किया, इसने कुछ स्टडी की वेरिएशन इन बर्ड्स के अंदर इसने स्टडी की। लाइक मेडागास्कर के आइलैंड था शायद, वहाँ पे ये गया था इसने, वहाँ पे रिसर्च की थी, बहुत सारी इसकी रिसर्चेस थी। तो इसने नोटिस किया कि एनिमल की जो स्पीशीज़ हैं वो एक दूसरे के अंदर वेरीड ट्रेड्स की हैं, यानी कि डिफरेंट ट्रेड्स की हैं, ठीक है। और वो जो ट्रेड्स हैं वो इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल हैं, जब भी तो वो जीन सर्वाइव कर रही हैं इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। सो डार्विन्स थ्योरी वॉज दैट ओवर टाइम द बेटर सूटेड एनिमल, जो सबसे ज़्यादा सूटेड एनिमल होगा इन्वायरमेंट के लिए, वो सर्वाइव कर जाएगा, और द अदर जो होंगे वो डाई कर जाएंगे, वो मर जाएंगे, जो इन्वायरमेंट की बुनियाद पर नहीं उतरेंगे, ठीक है। द रिजल्टिंग पॉपुलेशन वुड बी इंटायरली मेड अप ऑफ दोज एनिमल्स विद द बेटर ट्रेड। तो अब जो सर्वाइव कर जाएंगे उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और वो बेटर ट्रेड्स के साथ अपने आप को लिव करेंगे दुनिया के अंदर। तो ये थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। ओवर टाइम, जब टाइम गुजरता गया, उसने ये रीज़न किया कि ये सिर्फ उन स्पीशीज़ में हम कह सकते हैं जिनकी ट्रेड्स चेंज हो रही हैं और वो टोटली डिफरेंट क्रिएचर्स बन रही हैं, टोटली डिफरेंट क्रिएचर्स वो बिल्कुल बन चुकी हैं। जैसे कि फ़िश आपकी उसमें पाइसिस क्लास से फ्रॉग में, एम्फीबियंस में कन्वर्ट हो गई विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस। और फ़िश के पास कुछ वो ऑर्गेनिजम्स नहीं थे जो फ्रॉग के पास होने चाहिए थे, तो इसलिए फ्रॉग को नेचुरल इन्वायरमेंट ने सपोर्ट किया और वो बी फिटेड रहा आपके इन्वायरमेंट के अंदर, फ्रॉग। अब जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के कुछ मेन पॉइंट्स हैं मैं वो लिखूँगा, ठीक है।
और नंबर 1 दैट इज़ द इंडिविजुअल्स विद इन अ पॉपुलेशन हैव ग्रेट रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज़। क्या कहा है मैंने, मैं बताता हूँ। इंडिविजुअल्स विद इन अ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन के अंदर एक इंडिविजुअल है, उनके पास ग्रेट रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज़ हैं। वो अपने आप को रिप्रोडक्ट कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन के अंदर प्रोसेस में जा सकते हैं। देयर इज़ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस विद इन अ पॉपुलेशन, ये बड़ा मेन पॉइंट है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। विद इन अ पॉपुलेशन, ये एमसीक्यू में भी आती है ये वाली अक्सर बात कि भाई थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का मेन आइडिया क्या था। तो ज़्यादातर जो एमसीक्यू करेक्ट होता है वो ये होता है कि भाई स्ट्रगल करने को कहा गया था कि अगर एक ज़ेब्रा है, वो ज़ेब्रा एक दरख्त के पास जाता है और वो दरख्त उसको, सॉरी दरख्त तो बहुत अजीब ही लग रहा है, तो डायग्राम भी दरख्त की भूल गया किस तरह बनती है, खैर जितनी आती है उतनी बना देता हूँ मैं। बिल्कुल, अब ये ज़ेब्रा है, ये अपनी हाइट को, ये ज़ेब्रा की फॉर एग्जांपल गर्दन है, ये दरख्त तक नहीं पहुंचा रहा, ये सिर्फ पत्तों से नीचे है। अब ये ज़ेब्रा अगर अपनी गर्दन को ऊंचा करेगा तो ये दरख्त तक पहुंच जाएगा। सो ये गर्दन को ऊंचा करना हम कह रहे हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये अपनी सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है, अपने पार्ट्स को, रिप्रोडक्टिव को हाईली ऑर्गेनाइज कर रहा है। सो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। In the struggle for existence, those individuals showing variations best adapted to their environment have reproductive advantages and produce more offspring than less well developed organisms. मतलब जो आपके less developed organisms होंगे, जिनके पास ज़्यादा अच्छे स्ट्रक्चर नहीं होंगे, वो डाई कर जाएंगे, और जो ज़्यादा अच्छे जेनेटिक वेरिएशन के अंदर, म्यूटेशंस के अंदर जाएंगे, चेंजेस आएंगे अपने अंदर, वो सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, डार्विन ने ये बिलीव किया दैट इन द एक्सटेंशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स आपके दुनिया में ख़त्म हो रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स आर डाइंग, वो किसकी वजह से हो रहे हैं कि लैक ऑफ लेस डेवलपमेंट या फिर लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस। उनके पास इतनी जेनेटिक वेरिएशंस नहीं है कि वो अपने आप को एनवायरनमेंट में सपोर्ट करवा सकें। सो दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सो यहाँ तक तो हमने पढ़ी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब हम आ रहे हैं अपनी दूसरी थ्योरी के ऊपर, दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर, जो कि प्रपोज की लेमार्क ने। लेमार्क वॉज द साइंटिस्ट एंड ही प्रपोज हिज लेमार्क थ्योरी। लेमार्क ने क्या कहा, उसने ये कहा जो ऑर्गेन्स है ना, ऑर्गेनिज्म के अंदर, हाथ पाँव ऑर्गेन्स, विच आर नॉट यूज्ड, जो कि यूज़ में नहीं है, जैसे कि वेस्टिजियल ऑर्गेन्स, ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली, आहिस्ता आहिस्ता और फिर अचानक से फेड ऑफ, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे, आफ्टर जनरेशंस के बाद उनका कोई काम नहीं रहेगा, एंड द ऑर्गेन्स विच आर यूज़, जो कि यूज़ हो रहे हैं, आर इवॉल्व्ड, वो इवॉल्व्ड हैं आपके एक यूज़ के नहीं है, एक पर्पज़ ऑफ द यूज़ के नहीं है, वो आपके आगे बढ़ रहे हैं। अब इस कॉन्सेप्ट की मदद से लेमार्क थ्योरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द थ्योरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़। इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़। तो ये हमारे पास एमसीक्यू में आ सकता है, दैट लेमार्क थ्योरी इज़ ऑल्सो नोन एज यूज़ एंड डिसयूज़। तो डार्विन ने ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक वेरिएशन के बदले जो सर्वाइवल था उसको फोकस किया। लेमार्क ने जो ऑर्गेनिजम्स के पास वेस्टिजियल ऑर्गेन्स हैं उनकी ख़त्म हो जाने को और जो यूज़फुल ऑर्गेन्स हैं उनको आगे बढ़ाने को प्रमोट किया। सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू थ्योरी। और ये थ्योरी का एक और नाम है लेमार्क थ्योरी का, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स। यानी कि ऐसे करेक्टर्स को इनहेरिट करना जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि ज़ेब्रा की मैंने एग्जांपल दी थी, इसने ये ट्रेड एक्वायर की
दरख्त तक पहुंचने के, दैट इज़ द कॉल्ड लैमार्क्स थ्योरी और द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स और द यूज़ एंड डिसयूज़। तो उसने जो अपनी गर्दन को यूज़ किया वो यूज़ था, और इस थ्योरी को हम कहेंगे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, लैमार्क ने एक डार्विन से क्या कहते हैं काउंटर एक्ट किया, यानी कि लैमार्क ने डार्विन की थ्योरी को एक तरीके से रिजेक्ट नहीं माना, मतलब अपोज किया। उसने ये कहा कि एक्सटेंशन नहीं हो सकती स्पीशीज़ की, यानी कि वो ख़त्म नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं वो होंगे। इस बात को लेते हुए डार्विन ने भी कुछ एग्री किया लैमार्क की बात से। डार्विन ने भी एग्री किया कि हाँ, एक्सटेंशन नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म हैं। यहाँ पे ये दोनों ने पॉइंट कंक्लूड किया कि ऑर्गेनिजम्स चेंज टू वर्क बेटर इन देयर एनवायरनमेंट। एक ये बात हो गई। दूसरी मैं लिख रहा हूँ, ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व, शुरू से इवॉल्व होते आए हैं, ओवर टाइम, और उसी के साथ साथ दोबारा से अभी तक स्टिल इवॉल्व हैं, वो अभी तक इवॉल्व हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिजम्स एक्सटेंशन में यानी ख़त्म नहीं हो सकते, वो चेंज करेंगे वर्क को, और वर्क को चेंज करते ही वो अपने आप को बेटर एनवायरनमेंट के अंदर सूटेबल कर लेंगे, और अपने आप को जिस तरीके से लेकर आए हैं उससे चेंजेस लाकर दोबारा से अपने आप को उसी तरीके से लेकर आएंगे। यहाँ पे इन दोनों ने कंक्लूजन की। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं, हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था कि जो हमारे पास स्टिमुलस आता है मंकी के पास, तो मंकी बनाना लेने के लिए ऊपर चढ़ता है। तो वो इसलिए ऊपर चढ़ता है क्योंकि उसे एक वर्क करना होता है बेटर कंडीशन में, ताकि वो सर्वाइव कर सके। वो एक्सटेंशन ख़त्म नहीं हो रहा मंकी के, उसको कुछ आता नहीं है, वो लॉजिकल रीजनिंग के ज़रिए कुछ भी करके अपने आप को आगे ज़रूर बढ़ा रहा है। सो दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द डार्विन एंड लैमार्क्स थ्योरी। अब एक टर्म है जो कि इस चैप्टर के आखिरी हिस्से में पढ़ा रहा हूँ मैं, दैट इज़ द वेरी शॉर्ट टॉपिक, दैट इज़ द न्यू डार्विनिज्म। न्यू डार्विनिज्म ने क्या कहा, बड़ा अच्छा इसने काम किया। न्यू डार्विनिज्म ने सिर्फ एक लाइन बोली, इट एक्सप्लेन्स एवोल्यूशन। न्यू डार्विनिज्म ने एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया थ्रू जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की स्टडी किसने की थी, अगर याद हो, हमने पढ़ा था जेनेटिक्स एंड वेरिएशन में, जो अब हम पढ़ेंगे अपने पीएमडीसी में लास्ट चैप्टर को, बायोलॉजी के। जेनेटिक्स को कहा था मेंडल ने, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स के वर्क को जब आगे बढ़ाया गया, जेनेटिक्स के वर्क को, उसको हम कहते हैं नियो डार्विनिज्म। दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यू डार्विनिज्म। यहाँ पे हमने इस टॉपिक को ख़त्म किया, यानी कि इस चैप्टर को हमने आज ख़त्म किया, एवोल्यूशन को। तो इसी के साथ साथ हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ करेंगे। थोड़े बहुत आउट ऑफ एसएलओज भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उनको भी डील कर लेंगे और हम इस चैप्टर को एंड करते हैं। द फर्स्ट एमसीक्यूज़, आर्माडिलोस द आर्म मैमल्स लिव ओनली इन, ये सिलेबस में नहीं है मगर ये अमेरिका में होते हैं। अच्छा, इन नेचुरल सिलेक्शन द एनवायरनमेंट प्लेज रोल अफेक्टिंग द प्रोपोर्शंस ऑफ जीन इन पॉपुलेशन। आई थिंक डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ वॉज पब्लिश्ड इन 1859 में डार्विन ने अपनी ये पब्लिश की थी। इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स द गिल पाउचेस डेवलप्ड इनटू, अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके जो गिल के पाउचेस होते हैं वो यूस्टेशियन ट्यूब में डेवलप हो जाते हैं। इन ह्यूमन यूस्टेशियन ट्यूब्स कनेक्ट मिडिल एयर विद, ये थ्रोट से कनेक्ट करते हैं ह्यूमंस के अंदर, सो दैट इज़ नॉट द वेस्टिजियल ऑर्गन। अमंग द साइंटिस्ट हु बिलीव इन द डिवाइन क्रिएशन वॉज, अच्छा कि एक साइंटिस्ट था जिसने ये प्रपोज़ किया था कि भाई एक कुदरत ने एक निज़ाम बनाया है। वो किसने प्रपोज़ किया था, वो कार्लस लाइनियस ने प्रपोज़ किया था। Zoos and botanical gardens are to save species whose extinction is, अच्छा ये वैसे तो महंगे मगर चलें क्योंकि एक्सटेंशन की बात आ रही है।
सो एक इमिनेंट टर्म होती है जिसे हम कहते हैं, तो इसका आंसर ये होगा। आर्कियोबैक्टीरिया टॉलरेट द टेम्परेचर अप टू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि आर्कियोबैक्टीरिया वॉज द फर्स्ट बैक्टीरिया जिससे हमारी पूरी दुनिया की ऑर्गेनिजम्स बने थे। सो ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है। हार्डी वेनबर्ग्स थ्योरम डिस्क्राइब्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप ऑफ नॉन इवॉल्विंग, ये भी सिलेबस में नहीं है मगर इसका प्रोपोजिशन था आंसर। A group of individuals belonging to a particular species and sharing a common geographic area is called population, I guess. सही है। A group of bacteria that can tolerate temperature up to 120, वही बात आ गई आर्कियोबैक्टीरिया। Tubes that connect with the middle layer with the throat, वही बात यूस्टेशन ट्यूब्स काफ़ी रिपीट भी हो रहे हैं इसमें MCQs। हाँ, in Pakistan among the animals declared extinct, कौन से एनिमल्स पाकिस्तान में करार दिए गए हैं कि ये ख़त्म हो चुके हैं? क्रोकोडाइल वैसे तो है। अब एक आ गया है द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स, एक पर्टिकुलर लोकस पर, दैट अकर बाय चांस, एक चांस के ज़रिए मैंने बताया था एक चेंजिंग होती है एलील्स के अंदर, दैट इज़ नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। हु बिलीव इन द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, स्पेशल क्रिएशन की आई थिंक वही कार्लस लाइनेनिस ने डील की थी। अच्छा, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, मिस यूज़ और यूज़, ये सब किसने प्रपोज की थी? लैमार्क ने। अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बियॉन्ट हाइपोथेसिस द एरोबिक बैक्टीरिया डेवलप्ड इनटू, बहुत ही आसान है, हम पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया को टिक करेंगे। So here we have done all the MCQs of this chapter. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम सेकेंड ईयर के नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे।